तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज यादव, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में तो आना तय है। ठीक है, तो यार शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। और इस वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चन वो सब्जेक्टिव है और इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव ही क्लियर करा दूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव से तो ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हम समझते हैं कि एकीकरण का मतलब क्या होता है। देखो भैया, एकीकरण का मतलब होता है किसी दो चीज को एक साथ जोड़ देना। मान लो कि दो गांव हैं और दो गांव अलग अलग हैं, उन दोनों गांव को एक साथ जोड़ देना, ये एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का डिफिनेशन राज्य स्तर भी हो सकता है, देश स्तर पे भी हो सकता है। जैसे मान लो कि दो राज्य को एक साथ जोड़ दिया है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, एकीकरण कहलाएगा। ओके, तो चलिए इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। उत्तर दिया गया है कि इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। मतलब इटली के जो एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया क्या था, बाधक बना हुआ था। बाधक यानी समझो कि प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ऑस्ट्रिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरित और मध्य इटली में एकीकृत, ठीक है, गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख द्वारा, अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया भैया कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर तो मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन हुआ, मेटरनिख। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही क्लियर हो गया सब्जेक्टिव से। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। ओके, और आगे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कलशवाद के आदेश को जारी किया था। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। मतलब दोनों देश में क्या था, बाधक, तो ऑस्ट्रिया ही बाधक था। तो ये क्वेश्चन देखो आपने समझ लिया। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि ये जैसा लिखा है वैसा ही आप एग्जाम में लिखो, इसवी थोड़ा बहुत याद रखो। ठीक है, उसके बाद शब्दों में मिला करके लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अगर याद न रहे तो अपने शब्द में। ओके, तो आइए अब हम इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मेटरनिख युग क्या है। ये मेटरनिख, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब आ गया। मेटरनिख युग, नेपोलियन युग, है ना। चलिए हम इस सब के बारे में जानते हैं। तो उत्तर हमारे पास है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था, पूछ सकता है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। ठीक है, किसका युग का अंत हो गया, नेपोलियन युग का अंत हो गया। ठीक है, मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। नेपोलियन युग का अंत होने के बाद क्या हुआ, मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। और मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोध था। ओके, 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। 1800 क्रांति के बाद किस युग का समाप्ति हुआ, तो मेटरनिख युग का समाप्ति हो गया। ओके, आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कहता है यहाँ पे कि गैरीबाल्डी कौन था और इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर दिया गया है कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी के तलवार ने पूरा किया।
यहाँ से देखिए कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण किसने पूरा किया? गैरीबाल्डी के तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसे शस्त्र अस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाया। यहाँ से याद रखिए, लाल कुर्ती कहलाया क्या? कि उसने शस्त्र अस्त्र युवकों यानी युवा जवान, तो शस्त्र अस्त्र युवाओं की एक टुकड़ी बनाई जो कि किस नाम से विख्यात हुआ? तो लाल कुर्ती के नाम से विख्यात हुआ। उसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र स्थापित की। क्या स्थापित किया भैया? गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, ठीक है, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। ओके, ये हमारे पास इसका उत्तर था। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कहता है कि लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? उत्तर आप देख सकते हैं कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। तो यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो आप उत्तर देंगे बिस्मार्क ने किया, ठीक है। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण कराना था। ओके, इतना लिख दोगे आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 5 की ओर। तो 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ये पूछ रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, मतलब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1848 ईस्वी में हुई, ठीक है। और इसका कारण क्या था ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो उत्तर हमारे पास दिया गया है कि 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। 1800 क्रांति क्या है, देखिए 1830, यहाँ पे 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। कहाँ का राजा बना? फ्रांस का राजा बना लुई फिलिप, ठीक है। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय एक मिनट यहाँ से दिख नहीं रहा था, मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गीजों को प्रधानमंत्री क्या किया? तो नियुक्त कर दिया, ठीक है। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई, ठीक है। उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। ओके, यहाँ से याद रखना, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में त्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन करते हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी। किसने? पुलिस ने गोली चला दी, जिनमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। ओके, इतना आपको लिख देना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 की ओर। 6 देख सकते हैं। 6 में दिया गया कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां ये पूछ रहा है। उत्तर हमारे पास है कि वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों को पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, फ्रांस और स्पेन में बुर्बो वंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में
किसको स्थापित किया? बूर्बो वंश को स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली और ऑस्ट्रिया राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीति परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। ये इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक देखते हैं 7 की ओर। 7 कहता है कि बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको पहले से आते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है कि उत्तर जर्मनी, उत्तर जो है ये अलग होगा उत्तर, ठीक है। और यहाँ से पढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति युद्ध की तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866, सेगोविया का युद्ध तथा फ्रांस 1870 से सीडान का युद्ध, ठीक है, को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। ओके, तो ये मेन टॉपिक थे, इसको याद रखना। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। याद रखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया, ठीक है। ओके, और जर्मनी, यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति बढ़ गई, सैनिक शक्ति युद्ध हुई। सैनिक शक्ति क्या हुआ, शुद्ध लिखा हुआ है, ये गलत है, युद्ध हुई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एक एकत्रित जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। बस इतना आपको लिख देना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सारे के सारे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम का उल्लेख करें, ठीक है। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें, ये आपको पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका उत्तर देख सकते हो कि 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया? संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। किस ईस्वी में? 1932 ईस्वी में, ठीक है, कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई और यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतियों के प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाहत बढ़ी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सारे के सारे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं कि हंगरी की राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूथ के योगदान का वर्णन करें। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूथ के योगदान का वर्णन कर रहा है। ये करने के लिए तो उत्तर हमारे पास है, उत्तर है कि हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ
तथा फ्रांसीसी डीक ने किया। कोसूत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसूत ऑस्ट्रिया अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसे मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूं कि हंगरी की राजधानी कहाँ भी है, तो बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी।